नमस्ते, मैं हूँ रोशन शिंदे और आर टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मित्र साहिन कुणाल जी की पत्नी सांसद शांभवी चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने भारत में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का मुकाम हासिल किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद है और आज उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं हम मैम से। मैम नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का, RS टॉक्स का। और आपसे सबसे पहले आपको सांसद बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इतनी कम उम्र में सांसद बनी, कैसा लग रहा है आपको? ये किसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर अच्छा लगना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। अच्छा लगने के साथ मेरे को एक जिम्मेदारी जो होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी एहसास है। और सच बताएं तो प्रेशर भी फील होता है। इतने सारी जो हमारी क्षेत्र की जनता है उनको इतना सारा उम्मीद है हमसे। जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी इतनी सारी आकांक्षाएं हमसे जुड़ी हैं। सब कोई भी नेता चुनाव अकेले नहीं जीतता है, उसके पीछे एक पूरे कार्यकर्ता की टीम होती है जो लगी रहती है और वो चुनाव जीतते हैं। तो वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी सारी उम्मीदें हैं, उनकी कितनी सारी ख्वाहिशें हैं, सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, सबके लिए सही प्रूव होना है। जिन लोगों ने इतने कम उम्र में हम पे अपना भरोसा जताया, उनके भरोसे पे खड़ा उतरना है। तो एक प्रेशर भी फील होता है, पर हाँ, हम मानते हैं कि कड़ी मेहनत से और पूरी लगन से हम सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। इतनी कम उम्र में बाहर घूमने फिरने की उम्र में आप राजनीति में क्यों प्रवेश किया? देखिए, हम एक थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है, तीसरी पीढ़ी के नेता हैं हम अपने परिवार से। बचपन से ही हमने अपने पिताजी को और दादाजी को क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए देखा है। जब हम छोटे थे तो हम भी ये चाहते थे कि जब हम बड़े हों तो हम भी कुछ ऐसा ही करें, लोग के लिए हम मदद करें, लोग की हम सेवा करें। मेरे को बहुत अच्छा लगता था और कभी भी मेरे को ये नहीं लगा कि इसका सही उम्र क्या होता है। मेरे को हमेशा ये लगता था कि अभी मेरे में जोश है, अभी मेरे में जज्बा है, मेरे पास अभी आइडियाज़ हैं, मेरे में ज़्यादा काम करने की क्षमता है। वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, हम ज़्यादा खट सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और इसीलिए हमको कभी ये नहीं लगा कि नहीं मेरा उम्र बहुत कम है, अभी हमको कुछ और करना चाहिए या हम कुछ और कर सकते हैं। मेरे को था कि नहीं, अगर राजनीतिक करियर चाहिए तो उसका सही समय अभी है। अभी चुन के आई है तो 5 साल में क्या एजेंडा रहेगा, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे क्षेत्र के लोग, हम समस्तीपुर लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिहार में है और बिहार में सेंट्रली बिहार में लोकेटेड है। बट कई वर्षों से समस्तीपुर लोकसभा थोड़ा नेग्लेक्टेड रहा है। अब वो क्यों नेग्लेक्टेड रहा है, आई डोंट नो, एक ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। बट हाँ, वहाँ पे कई वर्षों से लोगों की, बहुत सारे लोगों से वादे किए गए हैं जो पूरा नहीं किए गए। देव बीन प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो पाई हैं। लोगों का उससे एक आस जुड़ गया है। लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सारे वादे पूरे हों। कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे। कनेक्टिविटी मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हमको सड़क बनाना है क्योंकि हमको गांव को सुंदर करना है या शहर को सुंदर करना है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में जो आज भी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, जिसके वजह से सही समय पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। वो शिक्षा हो, वो चिकित्सा हो, वो इमरजेंसी केसेस में आपका एम्बुलेंसेस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें अभी तक उस गांव में नहीं शुरू हो पाई हैं। तो मेरे लिए हमेशा एक, हम मानते हैं कि प्रायोरिटी और प्राथमिकता हम कनेक्टिविटी को देते हैं और सड़कों को देते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर भी दोगे, लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जब बाढ़ ग्रसित हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लोग कनेक्टिविटी हैम्पर होने के वजह से हायर एजुकेशन में लोगों को ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। स्पेशली महिलाओं को, लड़कियों को, वो कॉलेज नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि कॉलेज बहुत दूर है, हम कॉलेज तक पहुँच नहीं पाएंगे, कॉलेज में पहुँचने के लिए हमको 2 घंटे लग रहे हैं। ये सारा एक बेसिक इशू है जिसको ओवरलुक कर दिया गया है। मेरा सेंट्रल और प्राइम फोकस हमेशा कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम नेशनल लेवल का वहाँ पे रोड्स तैयार कर सकें, हाईवे तैयार कर सकें, बाईपास तैयार कर सकें, ताकि हम इन द नियर फ्यूचर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आए वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके इन्वेस्ट करेंगी तो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा जो रोज़गार का है उसको हम लोग डील कर पाएंगे, उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नारी शक्ति के रूप में सदन में गए हैं हम ये मानते हैं कि युवाओं के रोज़गार के लिए काम करना ज़रूरी है और युवाओं को रोज़गार दिलाना ज़रूरी है। हालांकि बिहार सरकार ने अभी बहाली की है, शिक्षा के क्षेत्र में बहाली की है, अब स्वास्थ्य के उसमें बहाली करेंगे, बट उसके बावजूद एक जो
इंटरनेशनल लेवल का एम्प्लॉयमेंट होता है, नेशनल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कॉरपोरेट कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, समस्तीपुर के युवाओं को वो सारा एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए हमें काम करना है। इसके अलावा किसान प्रधान क्षेत्र है, जो वहाँ का प्राइम इकोनॉमी है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। हम चाहते कि हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल पॉलिसी से जोड़ सके, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनसे हम जोड़ सके। वो किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो, किसान सिंचाई योजना हो, वो किसानों के लिए अलग अलग जितनी भी योजनाएं हैं। देखिए, आपके बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, वो सही तरीके से किसानों तक पहुंच नहीं पाती, या उनको उसके बारे में आइडिया नहीं होता। KYC रजिस्ट्रेशन होता है, eKYC है, उनके सारे फसल का जो सामान है वो एक जगह मिलता है, तो ये सारी चीज़ें उन तक पहुँच नहीं पा रही है। अभी भी बहुत सारे रिमोट विलेजेस में किसानों को पता नहीं है इसके बारे में। किसानों को सशक्त करना है, किसानों को इन पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, कैंप लगा के गांव-गांव पहुंच के उनको ये योजना उन तक पहुंचानी है। बहुत सारे हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। अगर हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें तो हम अपना माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि उनको अपना प्रदेश छोड़ के नहीं जाना पड़े, उनको अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़े। और अगर वो बाहर जा भी रहे, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ हम उनको अपने ही क्षेत्र में कैसे दिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। कई हद तक एक रोड मैप तो तैयार है ही, और कई हद तक अब आई थिंक 1 महीना होने को है, और 1 महीने में काफ़ी काम हमने शुरू कर दिया है। और वो बिजली रिलेटेड हो, वो पानी रिलेटेड हो, वो एवरीडे की समस्या भी होती है, तो भी उसका हम समाधान करते लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से बात करते रहते हैं, और बहुत जल्दी ही क्षेत्र में डिफरेंस दिखने लगेगा। आपकी पार्टी के 500 में से 500 सीट चुने और 100% रिजल्ट मिला, तो इसका सक्सेस का रोल किसको देंगे आप? देखिए, डेफिनेटली हम हमेशा कहते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी की नींव होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसका जड़ होता है, तो कार्यकर्ता उसके जड़ होते हैं। जिस लगन से, जिस कड़ी मेहनत से, और सिर्फ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पर NDA के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं जो एकजुट होकर के इस बार चुनाव में उतरे थे, हम मानते हैं कि ये जीत उनकी जीत है, और इस जीत का पूरा श्रेय हमारे NDA के कार्यकर्ताओं को जाता है। पर हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को संभाला, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को समेट के, अपने हौसलों को समेट के रखा, और फ्रॉम स्क्रैच उनकी पार्टी टूट गई थी। उनके पास वो एक सांसद की पार्टी थी, वहाँ पे उनको 5 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर मिला, 5 सीटें उनको मिली। हम मानते हैं कि ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को जाता है। संसद का पहले दिन, और आपने पहले दिन ही कुछ अलग किया, बिना स्क्रिप्ट पढ़े आपने शपथ ली, इस कर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिना स्क्रिप्ट, एक तो वो स्क्रिप्ट होता नहीं, वो शपथ होता है, और वो आई थिंक रेफरेंस के लिए हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि यू हैव टू स्टिक बाय द वर्ड्स। बट हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि शपथ को रीड नहीं किया जाता है, शपथ को लिया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, और हमने पहले ही सोचा था कि जब हम शपथ लेंगे तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शपथ लेंगे, और कहीं भी डरेंगे नहीं, क्योंकि ये जो शपथ है वो हमारे कर्तव्यों का शपथ है, वो आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे उसका शपथ है। और हम वी स्वेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली संविधान का शपथ लेना एक गंभीर चीज़ है। और हम चाहते थे कि अगर मेरे को एवरी मिनट इन द पार्लियामेंट काउंट्स, सो मेरे को अगर 1 मिनट भी मिल रहा है कुछ करने का, तो वो हम अलग करें, वो हम कॉन्फिडेंस के साथ करें, ताकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हों उनको गर्व हो हम पे कि हाँ, हमारी सांसद ऐसी है। एजुकेशन क्या हुआ है मैम आपका? मेरा अंडर ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में लेडी श्री राम कॉलेज से हुआ है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी समाज विज्ञान में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है, और अभी हम अपना PhD परस्यू कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी से। और आप जैसी बहुत सारी कम उम्र वाली महिलाएं, वुमेंस, जिनका भी सपना है देश के लिए कुछ अलग करना है, तो ऐसी महिला के लिए और वुमेंस के लिए आप क्या संदेश, मोटिवेशन संदेश देंगी? देखिए, हम बस बोलेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं, सिर्फ अगर उनको देश के लिए नहीं, उनको अपने लिए भी अगर कुछ करना है, तो कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है। सपने को बस पूरा करने का हौसला चाहिए। आपको समाज बहुत बार बोलेगा कि आप एक महिला हैं, आपका सपना छोटा है या आपका सपना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे, बट ये सब चीज़ नहीं मानना है, अपने पे यकीन रखना है, अपने पे भरोसा रखना है,
और बिल्कुल कहते ना कि पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने सपने को परस्यू करना है, क्योंकि हम भी कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, एक माइंडसेट होता है समाज का, उससे हमने लड़ाई की, पेट्रियार्की से लड़ाई की, उसके बाद यहाँ तक हम पहुँचे। तो एक कह सकते हैं कि मे बी हर चीज़ इक्वल ना हो, पर उसको बहुत स्ट्रांगली और बहुत कहते हैं ना, टेक क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे और लड़ते रहना है। और हमेशा इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स हमारा अधिकार है, हमारे को भी उतना ही कहते हैं, हमारे पास भी उतनी ही क्षमता है जितनी किसी और के पास है। अपने क्षमता पे अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना है और अपने सपने को पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से परस्यू करना है। और आपके पार्टी के हमने देखे सब यंगस्टर्स है, और आप सब भारत के नौजवान आपसे प्रेरित हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम मानते हैं, हमारा सौभाग्य है कि इस देश के जितने भी युवा है वो हमसे प्रेरित हो रहे हैं, या उनको लग रहा है कि दे आर लुकिंग अप टू मी, उनको ये लग रहा है कि हाँ, हम कुछ इनके जैसा कर सकें। ये मेरा सौभाग्य है और हम बस यही चाहेंगे कि आपकी जितनी भी आकांक्षाएँ हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, उन सब पे हम खड़ा उतर पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ कि जो आपका एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम खड़ा उतरें, आप लोग के लिए हम कुछ कर पाएँ, तब जाके मेरी असली जीत होगी। तो धन्यवाद मैडम जी, आपने अपना समय दिया, और आगे ऐसी तरक्की करे रहो और देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करो। थैंक यू RS Talks, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ RS Talks। धन्यवाद। धन्यवाद।